नमस्कार। जनता टीवी की खास पेशकश गुरुग्राम संवाद मेगा कॉन्क्लेव 2026 में आपका एक बार फिर से स्वागत है और ये सत्र बेहद खास रहने वाला है। इस सत्र में हमारे मेहमान वो हैं जो भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता हैं, जन सरोकारों के प्रति समर्पित एक अनुभवी राजनेता हैं जो दशकों से जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस सत्र के मेहमान राज बब्बर जी का। किस्सा कुर्सी का से लेकर पिछले लोकसभा चुनाव तक राज बब्बर साहब जैसे उदाहरण बेहद कम हैं। 5 बार के सांसद और 150 से भी ज्यादा फिल्मों में जबरदस्त अभिनय और जनता की आवाज को लगातार बुलंद कर रहे हैं। राज बब्बर साहब, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी के इस मंच पर गुरुग्राम संवाद मेगा कॉन्क्लेव 2026। और अब इस कार्यक्रम में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे जनता टीवी के सलाहकार संपादक शशि रंजन जी। ओवर टू यू सर। तो बहुत बहुत स्वागत है राज बब्बर साहब। मैं ये सोच रहा था कि कहाँ से मैं सवाल शुरू करूं। आपकी फिल्में देख करके हम लोग बड़े हुए हैं, एक से एक और सुपरहिट फिल्में। फिर आप पॉलिटिक्स में आ गए, तो मेरा पॉलिटिशियन से थोड़ा ज़्यादा वास्ता रहता है, फिल्म वालों से थोड़ा कम वास्ता होता है। तो जब आप पॉलिटिक्स में आ गए तो हरियाणा पदार्पण के साथ हमारी यार आपकी मुलाकात हुई, तो मुझे लगा कि आपसे बेहतर इस बात का जवाब कोई दे ही नहीं सकता और समझा ही नहीं सकता है कि एक्टिंग फिल्मों में ज़्यादा टफ है या एक्टिंग पॉलिटिक्स में ज़्यादा टफ है। एक्टिंग जब कैमरा रोल होता है ना, डायरेक्टर टेक बोलता है लाइट साउंड कैमरा ऑन, तो वहाँ एक्टिंग करनी पड़ती है। ये वाला तो सर मेरा ऐसा तजुर्बा है कि यहाँ तो बिना कैमरा ऑन हुए भी ऑन रहना पड़ता है। शशि जी, आपका सवाल जो है कुछ बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अर्जुन का तीर हो, 10-12 तीर उसे निकल कर आ रहे हैं। ना ना, ये कुछ प्लास्टिक मिसाइल की तरह से आपने इस जो है सवाल किया है। देखिए, जहाँ तक सवाल है, अब आपने शब्द पहले एक्टिंग इस्तेमाल किया है और उसके बाद आपने राजनीति यानी पॉलिटिक्स किया है। प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म राजनीति पॉलिटिक्स का और एक प्लेटफॉर्म जो है आपने सिनेमा का। शशि भाई, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, बाकी भी और भी प्रोफेशंस के अंदर तमाम जगहों पर जिंदगी में अगर सफलता पानी है और अपनी छवि और अपनी पहचान को बनाना है, तो आपको दोनों से ही दिल लगाना पड़ता है। अगर आप दिल लगा के सिनेमा में काम करेंगे, एक्टिंग करेंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस का लेवल जो है बहुत ऊंचा हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप पॉलिटिक्स में आप दिल लगा के अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में सोचते हुए और अपने काम के बारे में सोचते हुए और उसकी अकाउंटेबिलिटी को, आप अपनी जिम्मेदारी को अपने संभलते हुए अगर आप काम करेंगे, तो आप इसमें भी सफल होंगे। दिल तो दोनों जगह ही लगाना पड़ता है। दिल तो आपने लगाया ही है। सफलता की पहली कहानी है ना सिनेमा में, फिर पॉलिटिक्स में भी आपने कई मुकाम हासिल किए। हालांकि चुनाव में जीत और हार दोनों का अपना अपना है। कई बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, मैं कई बार कहता हूं कि चुनाव एक गणित है, उस गणित को समझना, और कई बार उस गणित में मतलब आप 2 + 2 4 हो, ये पॉलिटिक्स में संभव नहीं है। ये 100 - 96 भी हो सकता है, 1000 - 996 भी हो सकता मैं है, आपकी बात और -4 भी मिल करके 4 हो जाता है। बिल्कुल सही है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। वक्त ने मुझे वाकई, मैंने कुछ बड़े लोगों का अनुयायी रहा हूँ हमेशा, और राजनीति में अगर मैं प्रभावित हुआ हूँ तो उन्हीं बड़े लोगों की वजह से हुआ हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले मैं जिससे प्रभावित हुआ उसका नाम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। मैं सोशलिस्ट बैकग्राउंड से अपनी स्टूडेंट लाइफ में शुरू किया।
डॉक्टर लोहिया बहुत ज्यादा चुनाव नहीं जीते। मतलब मैं ये कहूं कि सारी जिंदगी वह बहुत बड़े पॉलिटिकल एरिना पर वो बहुत बड़े स्टेट्समैन रहे, लेकिन उन्होंने कुछ चुनाव बहुत ज्यादा नहीं जीते, बमुश्किल एक या एक चुनाव जीता होगा। बेशक धारा दूसरी रही हो। अटल बिहारी वाजपेयी भी सबसे ज्यादा चुनाव हारे हैं। हाँ, लेकिन आप अटल बिहारी वाजपेयी को ये नहीं कहेंगे कि वो एक बड़े संस्कारिक और एक स्टेट्समैन की तरीके से वो इस देश के नेता नहीं रहे। इंडियन पॉलिटिक्स में एक आइकॉन तो है ही। तो आप ये किसी भी पॉलिटिक्स के अंदर चुनाव की जीत हार जो आपने जो कहा, या आपने बहुत दुरुस्त कहा कि जीत हार से नहीं, आप अपनी जगह बनाते हैं अपने लोगों के बीच में। और मैं इसके लिए गुरुग्राम की जनता का बहुत आभारी हूँ। मुझे टाइम ही कितना मिला, 15 दिन पहले मेरी टिकट अनाउंस हुई, 2 दिन के बाद मुझे पर्चा भरवाया गया, उसके बाद मैं निकला। बमुश्किल मेरे हाथ में पर्चा भरने के बाद 13 दिन रहे, जिसमें 6 दिन इस बात के थे, 5 दिन कि अभी साहब स्क्रूटनी होनी है। तो वो उतनी पावर भी नहीं आई। हमारे साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं वो लगे रहे, लेकिन अभी स्क्रूटनी की इंतज़ार थी। और हम चुनाव में हमें जो क्लियर दिन मिले वो मिले 10, और उन 10 दिन के अंदर मुझे 28 लाख वोटरों तक पहुंचना था। थोड़ी सी संगठन की यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि हमारे पास इतना मजबूत संगठन नहीं था। संगठन मतलब आप बहुत सोफिस्टिकेटेड होके कह रहे हैं संगठन था ही नहीं। हाँ, लेकिन मैं इस भरोसे से आया था कि संगठन है जी। लेकिन जो लोग कांग्रेस में थे और कांग्रेसी थे वो इस कदर डेडिकेटेड थे कि उन्होंने लिटरली, मैं कह सकता हूं, जिन लोगों ने, मैं अपने नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, जिनको आप वर्कर कहते हैं, जिनको आप अपने पुराने कांग्रेसी कहते हैं, उन लोगों ने लोगों के पांव छू छू कर वोट मांगे। वो लोगों के घरों तक गए। एक कांग्रेस का हमारा साथी वो पता नहीं कितने कितने घरों में जाके कितने कितने लोगों के अंदर उसने पहचान बनाने की कोशिश की। मेरा परिवार भी आया, हमने जितना हो सका हमने लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। कुछ नेताओं को पहले तो नहीं लगा था कि ये चुनाव का कुछ हो सकता है, लेकिन वर्कर पता नहीं क्यों जोश में था, उसको लगता था कि ये चुनाव हम जीतेंगे। और ये बड़ी गलतफहमी है कि साहब किसी एक बिरादरी, किसी एक जात ने, मुझे सभी बिरादरियों का वोट मिला। मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर जितने भी बूथ थे, भाई इस बूथ में कांग्रेस के राजबब्बर को वोट नहीं मिला, किसी ने ये नहीं कहा। यानी इस 28 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक व्यक्ति जो वोट डालने निकला है, उसने उस गांव से, उस मोहल्ले से, उस बस्ती से, उस बिरादरी से, उस जात से, उस धर्म से, ऐसा नहीं हुआ कि मुझे वोट ना मिला हो। आप गुड़गांव आए, चुनाव लड़े, उसके पहले गाजियाबाद कई जगह आप चुनाव लड़ चुके हैं, जीते भी हारे भी सब है। मैं गुड़गांव के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, जैसे आपने कहा हर जात से वोट, हर बिरादरी से कार्यकर्ता, आपने कहा मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, कार्यकर्ता नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं। अब है क्या बब्बर साहब कि हर इलाके में कुछ पुराने लोग होते हैं जो टिकट की चाहत रहती है। अब टिकट रूपी माशुका तो एक ही है, जाना एक जगह ही है। अब मतलब मुझे नाम लेने में भी गुरेज नहीं है, मैं इसके लिए बहुत बदनाम हूँ। तो कांग्रेस के कई लोग थे जो गुड़गांव से टिकट चाहते थे। हालांकि चुनाव के पहले तो ऐसी बातें कोई करता नहीं है। चुनाव के बाद भी किसी मंच से मैंने आपसे इस तरीके का डिस्कशन या बातचीत करते नहीं सुना अब तक। अगर किया होगा तो शायद मेरे संज्ञान में ना हो। उनका कितना, जो लोग कहते हैं कि गुड़गांव में, कांग्रेस के संदर्भ में कह रहा हूं, कि बड़ा जलवा है, उस जलवे के आधार पर ही टिकट मांगते होंगे। टिकट तो किसी एक को मिलेगा। तो उनका क्या रहा आपके साथ
क्योंकि इश्क सिर्फ घर में ही हो जरूरी नहीं है ना सर। बेइंतहा मोहब्बत मोहल्ले में, अड़ोसी पड़ोसी। तो ये जो कांग्रेसी थे सो कॉल्ड बड़े, उनका क्या रहा? मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को आपको बताऊंगा। दो लोग थे जो टिकट के दावेदारों में से जो सामने आए थे। एक हम नाम मैं भी नहीं लूंगा, जैसा आपने नहीं लिया। मैं ले लेता हूं आपकी सहूलियत के लिए। कैप्टन अजय यादव थे, रवदान सिंह थे, मैं ले लेता हूं नाम। नहीं तो जहाँ तक कैप्टन साहब का सवाल था, कैप्टन साहब को तो बहुत देर तक इस बात की परेशानी रही, लेकिन मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि उनके साहबजादे चिरंजीवी जो एमएलए भी थे, हाँ, जो लालू के दामाद भी हैं, जहाँ उन्होंने एक सीमा तक अपने पिता का साथ दिया जब तक टिकट नहीं मिली। और जब कांग्रेस ने टिकट दे दी किसी भी प्रत्याशी को, चाहे वो राज बब्बरी था, चिरंजीवी ने कोई बेईमानी नहीं की, पुताई नहीं की, बल्कि मेरे साथ आधी आधी रात तक उछल के मेरे साथ उन्होंने का काम किया। मुझे गांव में लेकर गए, लोगों के बीच में लेकर गए। अगर जुलूस निकला तो जुलूस का अगुवाई उन्होंने की। और कैप्टन अजय यादव भी जब देखा परिवार में, श्रीमती यादव जो थी वो भी पूरी तरीके से मेरे लिए, जो भाभी जो थी वो काम में बिल्कुल सक्रिय हो गई। तो धीरे धीरे परिवार भी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन हाँ उनको तकलीफ ज़रूर थी। बाकी दूसरे सज्जन थे उनको तो टिकट मिली गई थी मेरे आने से पहले ही। उनको कहाँ, वो महेंद्रगढ़ में, हाँ। दान सिंह जी को। एक और नौजवान साथी था जिसने अप्लाई किया था, और लोकल भी थे, लेकिन उनके बारे में ये कहूँगा कि उसका भी यही है कि जब सबसे पहले मेरा स्वागत हुआ, मैं शीतला मंदिर में गया तो वहाँ पर वो खड़ा हुआ था, और बल्कि उसने ही अगुवाई की उस मंदिर। तो मेरी शिकायत जो है, बस ऐसे लोगों से कुछ जरूर है जिन पर तकिया था वो ही पत्ते हवा कर गए। है ना, बस अब ये बात जो है, अब पत्तों के ढके हुए रहने में ही रह जाए तो अच्छा। ना ठीक है। वो भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। मेरे ख्याल समझदार तो मुझसे ज्यादा है वो। हाँ। और कई बार मोहब्बत जो है ना वो छुपी रहे तो ज्यादा बेहतर है। उसका मजा एक अलग मजा ही वो है। मजा ही अलग है। आपने कहा कि जब आप आ रहे थे तो आपको लगा कि यहाँ संगठन होगा। हरियाणा में जो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहा है उसकी वजह से एक दशक से भी अधिक समय तक यहाँ संगठन बना ही नहीं है ना। इसका हो उसका हो, ये कांग्रेस की जो बीमारी है। मतलब मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस अपने आप में, और हरियाणा कांग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में बात कीजिए तो अपने आप में पूरी एक शोले फिल्म है। इसमें जय भी हैं, बीरू भी हैं, गब्बर भी हैं, वो एक नाई जो जेल में सुरंग वो भी है अंग्रेजों के ज़माने के। तो वो सब के सब लोग इकट्ठा है। वो एक बार ही इकट्ठा होते हुए मैंने देखा जब जींद बाई इलेक्शन था और रणदीप सुरजेवाला को राहुल गांधी ने कहा भाई आपको जाके लड़ना चाहिए। वो एक दिन मैंने नॉमिनेशन फाइल करते हुए देखा, तब कुलदीप बिश्नोई भी यहीं थे। बड़े नेताओं का कितना सहयोग मिला? पब्लिक इन जनरल तो ठीक है, नेताओं की भी आपने जो बात की, कुछ छुपी, कुछ नाम मैंने ले लिया आपकी सहूलियत के लिए, वो वहां तक। जो बड़े नेता थे उनका क्या रुख रहा? देखिए, जो बड़े, आपके एक्सपीरियंस से और आपको जिस गंभीरता से लोग सुनते हैं, हो सकता है कि इस एनालिसिस से कांग्रेस का कुछ भला ही करके जाए आप। नहीं, मेरे कहने से क्या भला होगा कांग्रेस का? ये रेट्रोस्पेक्टिव जो है, ये समीक्षा तो बड़े जनों को स्वयं करनी चाहिए। उसका कारण यह है कि मैं कल का आया, मैंने राजनीति में जरूर हूं। मैं 1900 मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर 1987 से, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को चुनावी राजनीति से बचता रहा। ये तो मुझे जो अगर कोई राजनीति के अंदर सक्रिय राजनीति में को लाए हैं तो मैं मुलायम सिंह यादव है। और आज तक
अगर मैं किसी को कह सकता हूँ तो क्रेडिट जो है डॉक्टर लोहिया के ज़माने में मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन की और सक्रिय राजनीति के अंदर मुझे मुलायम सिंह यादव पहली बार, मैं तो सिर्फ प्रचार करने आया था, मैं शूटिंग कर रहा था ऊटी में, उन्होंने मुझे बुला के मुझसे पर्चा भरवाया और मुझे राज्यसभा दी 1994 में। और जिंदगी में मैंने कभी उनको सामने रख के कभी भी किसी तरह का मेरा भी अलगाव नहीं हुआ, कभी विरोध नहीं। हाँ, उनके साथ जो लोग हुए, अमर सिंह से आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी से, देखिए सब वो, मैं आज भी कहता हूं कि जो नहीं, इसलिए चलिए, मुलायम सिंह की नीतियों पर चलने वाला आदमी कोई उसको लाइक नहीं करता था, बेचारे को, मरहूम हो गए वो। मैंने तो जब वो उनकी तबीयत खराब हुई तो मैंने जो कुछ भी किया और कहा, मैंने उनसे माफ़ी मांग ली, मुझे माफ़ कर देना दोस्त, कोई अगर मेरी वजह से तुम्हारे कुछ सेहत को लेकर तो नहीं। फिर हम लोग गले मिले, सब कुछ ठीक ठाक हो गया और ठीक ही रहे, ऊपर भी जहाँ पर हैं उनको एक अच्छा स्थान मिले। उसके बारे में जाने के बाद भी, पहले भी मैं उससे भी कहता था, मैंने कहा देखो अमर सिंह, तुम मुझसे बिला वजह की बहस कर रहे हो, तुमसे बड़ा कोई गिवर नहीं है, जो तुम दे सकते हो वो मैं नहीं दे सकता। मैं खुद किसी से 50 रुपए बिला वजह लेते हुए मुझे डर लगता है, और तुम लोगों को 5 करोड़ रुपए आसानी से दिलवा सकते हो, दे सकते हो, मेरी वो बिसात नहीं। तो मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं करूंगा, लेकिन तुम मुझे, मेरी जो हैसियत है, तुम अपने पैसे में मत तोलना। मैंने बड़े बड़ों को चढ़ते हुए देखा है, बड़े बड़ों को उतरते हुए देखा है, और जो काम तुम करते हो मैं काम कभी जिंदगी में कर नहीं पाऊंगा। और शायद यही इमेज थी मेरी जो मुझे यहाँ गुड़गांव के अंदर भी तकलीफ दे गई कि यार ना तो ये खाएगा साला और ना किसी को खाने देगा। और इसलिए बहुत लोगों को इस घबराहट हो गई आखिरी 3 दिन में, और कई लोग तो घर से निकल के भी नहीं आए, कई लोग घर में बैठे रहे, कई लोग 12-1 बजे के बाद में फ़ोन ही बंद कर दिए, सो गए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो आपके साथ घूम रहे थे दिन में, हाँ। और निकलते समय वो होता है ना, चाय ला ना ना ना, उनका भला करे। भी कुछ कैरेक्टर थे चुनाव में आपके साथ। सर ईश्वर उनका भला करे, लेकिन उनको सिखाने के लिए गुड़गांव की जनता थी। उन्होंने शायद जहाँ जहाँ उन्होंने ना ना किया होगा, वहाँ वहाँ गुड़गांव की जनता ने हाँ 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 किया। हरियाणा कांग्रेस, चूंकि आप चुनाव लड़े, अभी भी मैं देख रहा था कि चुनाव संपन्न हो गया, कोई एक जीता, रोहिंद्रजीत सिंह जीते, और फिर आपका वो गुड़गांव से एक कनेक्शन बना हुआ है, तो ये कनेक्शन बना रहेगा, या आप तो कभी आगरा, कभी गाजियाबाद, कभी गुड़गांव, और आपका जो स्टेचर है, आपको तो कोई भी एक सेफ सीट मिल सकती है, लेकिन आपको तो जंग में वहां उतार दिया जाता है जहां। ये पार्टी का अपना फैसला है। जब आपने किसी पार्टी को ज्वाइन किया है, उस पार्टी के जो लीडर्स का जो फैसला होता है। मेरी कुछ मजबूरी थी कि मैं चुनाव पिछली बार मैं लड़ना भी नहीं चाहता था, और मेरे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जिनमें मुझे सीट देना चाह रहे थे, मैं उसमें नहीं लड़ पाया। एक्चुअली मेरे ऊपर एक केस था जिसमें मुझे सज़ा थी, और सज़ा हो जाने के बाद में मैं चुनाव लड़ने के लायक नहीं था, क्योंकि 2 साल की जब सज़ा हो जाए तो मुश्किल होता है। तो वो केस मेरा रिजॉल्व नहीं हुआ था। मुझसे कहा गया ज़मानत ले लो, तो मैंने सोचता रहा, फिर मैंने कहा अच्छा चलो मैं ले लेता हूँ। तो मुझे फिर जब मैं ज़मानत देने गया तो थोड़ा सा कोर्ट में उन्होंने कहा कि यार सख्त कोर्ट है। बाकी मैं किसी को जानता मानता था नहीं, लेकिन मैं चाहता था लो प्रोफाइल ही रहूं मैं। खैर वो करते कराते जाके कहीं जाके मुझे 4थे फेज से पहले मुझे ज़मानत मिली, और 4थे फेज पे मिली तो मैंने वैसे ही अपने दोस्तों यारों के साथ में शेयर किया कि भाई मुझे बेल तो मिल गई है। तो कुछ बहुत करीबी साथी थे, उन्होंने कहा कि बेल मिल गई तो चलो चुनाव लड़ो, और उसमें मुझे कोई 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी हरियाणा में ऑफर हुई।
तो मैंने कहा भाई यहाँ मैं मुश्किल है, यहाँ इसलिए मुश्किल है कि मैं कभी गया ही नहीं इस रास्ते पे। कभी रास्ते में जीटी रोड पे जाते जाते रुक गया हूँगा तो रुक गया हूँगा, अदरवाइज तो मैं अंदर कभी गया भी नहीं। तो ये सबने तय कर लिया, मतलब मैंने तय बाद में किया, सबने तय कर लिया ठोक पीट के मुझे गुड़गांव लड़ना है। मैं कहता रहा मैंने गुड़गांव बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन इवेंचुअली मैं गुड़गांव में आ गया और मुझे कोई गिला और शिकवा नहीं है इस बात का। चुनाव की हार जीत जो भी थी वो होनी थी, वो हो गई। और मैं मुतमईन हूँ इस बात से। ये देखिए वक्त आने पे पता लगता है कि टिकट किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, कौन आएगा उस वक्त, क्या कॉम्बिनेशन बैठेंगे, क्या नहीं होगा। लेकिन आपका कमिटमेंट बन जाता है। जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, मेरे पे भरोसा किया है, तो मैं उनके बीच में उनकी समस्याओं को नहीं रखूंगा, तो मैं शायद अपने आप से भी छलावा करूंगा। रिश्ते मेरे आज भी हैं। देखिए मैं अभी परसों ही मैं हापुड़ होके आया हूँ। वहाँ पे मुझे कुछ कार्यक्रम था, कुछ लोगों के बीच में, कुछ कार्यकर्ताओं के बीच में, कुछ ऐसे ही मैं अभी आगरा भी जा रहा हूँ। तो मेरा जाना, मैं उत्तराखंड भी जा रहा हूँ अभी। तो मेरे क्षेत्र में मुझे जहाँ जहाँ लोगों ने मेरे साथ चले हैं, मैं कैसे उनको कह सकता हूँ कि नहीं। और पॉलिटिकली चले हैं, तो मेरे व्यक्तिगत रूप से नहीं चले, रिश्तेदारियाँ नहीं है मेरी वहाँ। कांग्रेस की तरफ से, हरियाणा कांग्रेस की तरफ से किसने आपसे संपर्क किया था कि? देखिए साहब बड़े ऑब्वियस है, इसमें आप पूछेंगे मैं छुपाऊंगा कोई मतलब नहीं है। ना सबसे पहले सुरजेवाला ने किया था। रणदीप सुरजेवाला जी हाँ, उन्होंने मुझे किसी सीट के लिए कहा था, लेकिन वो सीट बाद में पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अच्छा, तो रणदीप सुरजेवाला जी ने उधर के लिए कहा होगा, कुरुक्षेत्र के लिए। हाँ जी, है ना, जहाँ से नवीन जिंदल जी हाँ बाद में आए। हाँ, और मैं जो हूँ, नेचुरली मेरे मित्र हैं, आज के नहीं है। पॉलिटिक्स तो मैं बाद में डायरेक्ट आया हूँ, पहले हाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था। मेरे मित्र थे जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनके पार्टनर थे, और हम लोगों की जो मुलाकात जो थी ऐसे फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर सबसे पहले हुई, वो मेरे मित्रों में थे हुड्डा साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। वो पहली बार मैं उनसे हाउस में मिला जब मैं राज्यसभा में आया। वो लोकसभा जीत के आए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा राज, दूसरे चिल्लाए सेंट्रल हॉल में। तो मैंने कहा था हुड्डा साहब। तो बस हम लोग वहाँ मिले, और उसके बाद में फिर से रिवाइव हो गई हम लोगों की दोस्ती। तो पहले की दोस्ती जो थी 1978, 89, 81, 82, 83 तक एक एक्टिविटीज़ में हम लोग मिलते थे कभी कहीं पर। और बाद में फिर जो है 93 में जाके रिवाइव हुई, जो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में। और उसके बाद नेचुरली कि आप सोच सकते हैं कि पॉलिटिक्स में एक बहुत ही करीबी मित्र सामने आए हो गए। तो हुड्डा साहब का ऑफर था कि आपसे बातचीत की, आप गुड़गांव आ जाइए। मतलब ऑफर, मतलब उन्होंने कहा और मुझसे ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, तो मतलब आपके लिए भी जो पुरानी मोहब्बत है हुड्डा साहब से, पुरानी जान पहचान, पुरानी मोहब्बत, नई वाली मोहब्बत मतलब रणदीप सुरजेवाला जो है, उस मोहब्बत पे ये वाली मोहब्बत ज्यादा भारी पड़ेगी। नहीं, भारी तो नहीं कह सकता मैं, मेरी मदद सबने की। हाँ, पॉलिटिक्स में सर मदद पता नहीं सर, मुझे कई तरीके शायद मैं मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे साथ में कोई इसलिए शायद मेरी मदद कर देते होंगे कि मैं गिरोहबाज नहीं हूँ। लेकिन पॉलिटिक्स में अभी मैं बाहर से अंदर आया हूँ। हाँ, बीजेपी के एक बहुत ही सक्षम मंत्री हैं, नरवीर जी थे, उन्होंने मुझसे पूछा। हाँ, इसके पहले उनका ही सेशन तो था। मुझे आप बताइए, हाँ, क्या इस व्यक्ति के साथ में, आप सब लोग तो पॉलिटिशियंस की तरह से जानते हैं, मेरी 2 बहनों की शादियों में आया हुआ है। हाँ, और वो भी कब? नहीं, नरवीर जी ने मुझे कहा कि बब्बर साहब आ रहे हैं, तो भाई ये तो मेरा दायित्व बनता है और मेरी कटसी है कि मैं उनको रिसीव करके फिर मैं जाऊंगा। 1989 के अंदर जो मेरी बहन की शादी थी, वहाँ खड़े हुए थे, मतलब मेरे गेस्ट थे, मित्रों में गेस्ट थे। तो उन्हें ऐसा कुछ चीजें की होती हैं। तो अभी आप ये कहें कि आज उस पॉलिटिक्स में, हाँ भाई आमने सामने जब चुनाव के सामने होंगे, उनका चुनाव चिन्ह ये होगा, मेरा चुनाव चिन्ह ये होगा, तो बातें हम तो ठीक है, वो एक पर्सनल रिलेशन अपने, लेकिन रिश्ते आज भी वही हैं। मैं रिश्तों से कभी अपने आप को नहीं चुराता हूँ।
रिश्ते अगर मजबूत नहीं होंगे तो आप किसी भी क्षेत्र में बैठे हुए अपने परिवार को मजबूत भी नहीं कर पाएंगे। आपको अपने परिवार से लड़ने के लिए, अपने मित्रों से लड़ने के लिए उनके साथ खड़े होने की ताकत तो होनी चाहिए ना भाई। हरियाणा कांग्रेस को क्या एडवाइस करते हैं आप? मेरी आपने अब इतने दिन तो काफी देख देखिए, लिया। मैं आप इतना बड़ा नेता हरियाणा में ना मुझे माना जाता है, ना मैं हूँ। और ये तो आपका बड़प्पन है, आप मुझे बुलाए हुए हैं। नहीं, मैं आपने इसलिए ऑब्जर्व किया होगा कांग्रेस को, देखिए, उसकी मैं अभी वर्किंग। इसी दायरे में हूँ और मैं गुड़गांव को लेकर जरूर ये कहना चाहता हूँ कि जैसे गुड़गांव, मान लीजिए गुड़गांवा एक छोटा सैंपल हो, है ना, इसी को थोड़ा सा इलाज कर देंगे तो हरियाणा, आप इसी को एक संदर्भ मान मैं करके संदर्भ सजेशन। में, मुझे नेताओं की जरूरत नहीं है यहाँ। सरकार किसी की भी क्यों ना हो, जो लोग गद्दियों पर बैठे हुए हैं, कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है और जो मैंने इस चीज़ को महसूस किया और जिसकी वजह से मैं अपना बेहतरीन समय जो है, अपना क्वालिटी टाइम जो है, मैं गुड़गांव को देना चाहता हूँ। उसका कारण है कि मैं जिस शहर ने मेरी पहचान बनाई वो मुंबई है। वो भी एक आर्थिक राजधानी है और ये भी आर्थिक राजधानी, और ये भी गुड़गांव जो है हरियाणा की आर्थिक, हरियाणा की ही नहीं बल्कि जो कहना चाहिए कि इसको अगर वो इंटरनेशनली बहुत पहले से नोन है और ये बहुत जल्दी इंटरनेशनली नोन हुआ है, जिसका नाम है गुड़गांव। गुड़गांव का जो पर्सपेक्टिव है ऊपर से, बर्ड आई व्यू जो है, जो ऊपर से आप देखते हैं तो नीचे की तरफ देखते हुए ऐसा लगता है जैसे हम अमेरिका के किसी शहर को देख रहे हैं। नीचे जब आते हैं तो ये प्रीमियम टैक्स देने वाला जो शहर है, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, वो प्रीमियम टैक्स तो देता है लेकिन जमीन पे उसको बेसिक सुविधाएं भी नहीं। मतलब प्रीमियम तो बहुत दूर है। मैंने कहा बेसिक सुविधाएं भी नहीं। मतलब बारिश हो जाए तो पजामा उठाना ही पड़ता है। नहीं, अब मैं पजामा उठाना तो बड़ा गलत हो जाएगा। मैंने कह दिया, आपको तो कोई नहीं कुछ कहेगा। मैंने कह दिया पजामा उठाना तो ये क्या बात कह गया राज बब्बर। नहीं, ये बात जो बेसिक एमिनिटीज हैं, हाँ, वो नहीं है। उसका कारण क्या है? इस शहर की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? हमें इस बात को समझना होगा। सरकार हमसे टैक्सेस, हमारे लोगों से टैक्सेस लेती है, सब हंसी खुशी टैक्सेस देते हैं। जमीन के पैसे बढ़ गए हैं, जमीनें बढ़ती जाएंगी, पैसे बढ़ते जाएंगे, कीमतें बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन कीमतों के साथ में टैक्स भी दे रहे हैं, सर्कल रेट भी बढ़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सब सिर्फ यहाँ पर 2 नंबर का ही काम होता है। मैंने नहीं देखा किसी को, जो जिन लोगों से मेरा वास्ता पड़ा, जो बड़े बड़े टॉप के जो लोग हैं, यहाँ की आज की जो स्थिति मैं देख रहा हूँ कि जो विकास की जो एक दर है, डेवलपमेंट का जो एक वो है, अभी भी ये डेवलपमेंट यहाँ कम नहीं हुई है बाय द वे, जो ऊपर की डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट का ये हाल है कि यहाँ पर 80 से 90% जो डेवलपमेंट है वो प्राइवेट पार्टनर्स की है, बिल्डर्स की है, डेवलपर्स की है, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट सेक्टरों के, इंडस्ट्रीज की, उनकी है। मगर जो नीचे प्रीमियम टैक्सेस वसूल कर, जो नीचे आप सब तरह की जो आपको एमिनिटीज देनी है, वो जो देने वाले जो लोग हैं, वो इस डेवलपमेंट के साथ में नीचे डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। इस डेवलपमेंट में उनका कोई कसूर नहीं है। वो जमीन से लेके ऊपर के माले तक वो एक्साइज टैक्सेस, जो जो कुछ भी होता है, सब भूमि टैक्स से लेके और फ्लैट टैक्स से लेकर और बिल्डिंग टैक्स से लेकर सब लेते हैं। भाई नीचे आप सड़क के लिए क्या देते हैं? आप सारे टैक्सेस तो ले लिए आपने। जब मेरी एक बिल्डिंग जो है, या मैं एक डेवलप कर रहा हूँ यहाँ पर, कोई 1 लाख फ्लैट जो है, अगर मैं बना रहा हूँ तो मुझसे आप सारे उसके पैसे ले रहे हैं, चार्ज ले रहे हैं। कितनी बिल्डिंगें बनेगी, कितने फ्लैट बनेंगे, कितना क्या नहीं होगा, हर फ्लैट रजिस्टर होने जाएगा, उसके पैसे लेंगे। भाई किस लिए ले रहे हो?
जमीन मैंने इससे खरीदी, मैं जमीन इसको बेच रहा हूं, वो फ्लैट इनको बेच रहा हूं, ये भी आप, मैं इसके भी पैसे मैं दे रहा हूं, ये भी आपको पैसे दे रहे हैं, ये भी आपको पैसे दे रहे। तो इतने पैसे आने के बाद में नीचे आपको सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं है? अगर घर में मुखिया, अगर मान लीजिए अनपढ़ है, बुजुर्ग है, कोई भी है, अगर वो कहता है कि सारे बेटे मुझे जो है अपनी तनख्वाह का इतना इतना परसेंटेज ला के देंगे और घर में चलाऊंगा परिवार, तो भाई वो घर चलाने वाला व्यक्ति तो ईमानदार होना चाहिए। जो अपने बच्चों से, अपने लोगों से जो पैसा लिया है उसको तो ठीक से लगाना चाहिए ना। और अभी मैं मंत्रियों की भाषाएं सुनता हूं तो मुझे अजीब लगता है। क्या किया जाए? प्राकृतिक आपदा है या बारिश बहुत होती है, बड़ी विनम्रता से कहूंगा जो भी मंत्री इस बात को कहते हैं कि यहां प्राकृतिक आपदा है, अपने ज्ञान को सुधार लें। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये प्रशासनिक आदत पड़ चुकी है जिसकी वजह से ये आपदा है। एग्जैक्टली। आपको पता है 3-4 महीने के लिए बारिश आएगी, रुकेंगे लोग, चिल्लाएंगे, कुछ लोग हमारे साथी जो है वो नाव में सैर करेंगे और अपनी फोटो आ जाएगी हम लोगों की। इसके ज्यादा इन्होंने करना क्या है? कहीं कूड़ा ला के भर के हमारे दफ्तर के सामने फेंक जाएंगे। इसके अलावा हमारा होना क्या? 4 महीने निकले नहीं, फिर से जमीनों के पैसे आएंगे, फिर से टैक्सेस आएंगे। इन तमाम चीजों के साथ साथ जो यहाँ पर कमी है, जो सबसे बड़ी कमी है, पैसे की कमी नहीं है साथी। यहाँ गुड़गांव में पैसे को लेकर कोई कमी नहीं, और पैसा सरकार जो एमिनिटीज की इसकी जरूरत है, अरे यार वो तो केंद्र सरकार दे ही रही है ना, उसकी मजबूरी है। उसको बड़े बड़े रोड्स निकालने हैं, उसको कम्युनिकेशन बनाना है। शेरशाह सूरी ने जो सड़क बनाई थी जीटी रोड, अब आज की पॉपुलेशन के लिए वो कम पड़ गई है, उसको और चौड़ा करना है, और चौड़ा करना है, एडिशनल बनाना है, और एडिशनल बनाना है, और उसके लिए और रास्ते निकालने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं। तो ये चाहे सरकार मनमोहन सिंह जी की हो, चाहे सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की हो, चाहे सरकार आज की हो, वो बन रही हैं। और खैर उसमें फायदे बहुत होते हैं, वो सब है, राजनीति भी चलती है, वो सब भी है। लेकिन मैं उसके बारे में इसलिए नहीं कहना चाहता कि मैं पॉजिटिव देखना चाहता हूँ, और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि बुरा मत मानिए, मैं आप और बुरा भी मानेंगे तो मेरा तो भाई क्या है। मैं ये तो कहूँगा नहीं कि मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊँगा, बिल्कुल नहीं। मैंने इतना तो रोजी रोटी का इंतज़ाम कर लिया है, और वो भी मैंने कोई सरकारी एजेंसियों से कोई जो है पेट्रोल पंप, डीजल पंप, ज़मीनें लेकर नहीं किया है। अपनी मेहनत से, जैसे आपने कहा कि 150 से ज़्यादा फिल्में की हैं, मैंने अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी का एक अपने आप को ठीक से रखने का एक तरीका बना लिया। बट डेफिनेटली मैं इस बात के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारे लोग, इनकी नीयत सही अगर होती तो गुड़गांव की आज ये हालात नहीं होती। सामने बरसात आ रही है, इन सबको कहीं ना कहीं अपने आप को सही करना पड़ेगा, और अगर कोई कर सकता है तो सरकार में बैठे हुए लोग कर सकते हैं, मैं सरकार कर सकती है। देख रहा था कहीं आपने हाल फिलहाल में गुड़गांव में 100 करोड़ खर्च करने पर, किए जाने पर आपने काफी सवाल उठाया। मैं इसलिए आपने मेरी बात जो है, मैं इसको पूरा यहाँ पे इसलिए कि इस बात को करने के बाद इसको पूरा करना चाहता था कि सच्चाई तो ये कि भाई ठीक है, आपने ऊपर से जो दिखा रहे हैं इसमें आप इसको विकास कह रहे हैं, और जब मैं नीचे से कह रहा हूं कि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन तो हो गया ना भाई, बिल्डरों ने, तमाम लोगों ने जो पैसा लगाना था वो आपके विकास का साथ दे दिया है। आपका विकास शहर में चमचमाता नजर आ रहा है। कम से कम अपने ही रिकॉर्ड देख लो भाई, अभी सामने आया है कि यहां पर कितना पॉल्यूशन है। अभी भी कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, और ये सिटी, ये गुड़गांव जो है, ये दुनिया के
नंबर 1 और 2 शहरों में से आज मोस्ट पॉल्यूटेड शहर हो गया। ये सब नजर आ रहा है। अब दिल्ली को नंबर 1 कहें या नंबर 1 या गुड़गांव आपको कहें, दिल्ली से तो पीछे था, लेकिन अब तो यहाँ ये भी बढ़ गया है। तो हम लोगों को ये बहुत ज़रूरी है कि टिप्पणियां ना कसते हुए हम ये देखें कि कल को ये इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, इतने ऑफिसेज बन गए, इतने घर बन गए हैं, इतने फ्लैट बन गए हैं, 100-100 करोड़ रुपए के फ्लैट जो हैं लोग अंदर जो हैं रह रहे हैं, मगर बाहर आने के बाद में वो आपको सहूलतें नहीं हैं। और अगर आप गुड़गांव को उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2 गुड़गांव है एक गुड़गांव के अंदर, एक जो चमचमाता हुआ है और एक जो पुराने बासिंदा हैं वो आज भी उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है। देखिए साहब, दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, डेवलपमेंट जहां होती है तो दो शहर तो होते ही हैं। एक डाउनटाउन होता है वो और एक या तो उसको सबब कह लें, हाँ स्वाभाविक भी है तो वो स्वाभाविक है, वो होता है। लेकिन ये बैलेंस को बनाना बहुत जरूरी होता है। मैंने तो एक बार प्रोजेक्ट में इनसे कहा था कि भाई आप लोग जो है, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूं लेकिन एक देसी आदमी हूं, मैंने मुंबई में देखा है और नागपुर का एक इंजीनियर था जिसको वापस बुलाया गया, मुंबई में बुलाया गया, और उसको जब अब आपको याद हो एक बाढ़ आई थी बहुत बड़ी, 2000 में आई थी 26 तारीख को, जिसमें मुंबई डूब गया था, हमारे घर भी डूब गए थे, जूही स्कीम डूब गया था, सारी की सारी डूब गई थी, 5-5, 6-6 फुट पानी आ गया था। उसके बाद उसको बुलाया गया तो सबसे पहला काम यह हुआ कि उल्टी तरफ से जहां पर निकासी थी, क्योंकि पुरानी सीवेज डले हुए थे, वहां निकासी से धीरे 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 उल्टा सीवेज पैरेलल बनाना शुरू किया और उसके अंदर जो नई इमारतों की या नई डेवलपमेंट की जो थी पाइपें डाली गई। ऐसे करते 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 जो बाकी जो है उसका जाल बिछाया गया। और आज मुंबई के अंदर कितनी बारिश भी हो जाए, उस बारिश के अंदर 15 अगर लगातार चलती रही और 10 मिनट से लेके 20 मिनट के बीच में बंद हो गई, 15 मिनट बंद हो गई, पानी ऐसा चला जाता है। तो ना आपको ये प्लानिंग सिर्फ बरसात से 1 महीना पहले नहीं करनी। 100 करोड़ रुपया आया है यारो, 100 करोड़ रुपया तो ये आया है पिछले 4-5 साल से, जब से मैं तमाम बातें सुन रहा हूँ, 15-15 साल से सुन रहा हूँ कि बारिश यहाँ पे आती है। जब मैं यहाँ नहीं भी था तब भी मैं अखबारों में पढ़ता था कि गुड़गांव में ये हो गया, गुड़गांव में वो हो गया। इसके लिए कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम की जरूरत तो नहीं है। आप देखिए एमपी जो है 4 बार के जीते हुए, 100 करोड़ रुपया तो उनका आया, उनका क्या क्या लगा, कहाँ कहाँ लगा। एमएलए सारे एक ही पार्टी के जीतते रहे, भाई उसका पैसा कहाँ कहाँ लगा, क्या लगा। यदि मैं किसी भी इल्जाम लगाऊं कि भाई ये आपकी सरकार के थे, ये इसकी सरकार के, वो उसकी सरकार, उससे क्या मिलना है। अगर आज मैं बीजेपी पे तोहमतें लगाता रहूं कि इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा। आप प्लीज जनता को दीजिए, क्या करना है उसके रास्ते ढूंढिए। मुख्यमंत्री आते हैं, भाई उनका काम था सैंक्शन कर गए 100 करोड़ रुपए, अब नीचे वालों को भी तो काम होना चाहिए ना। मैं तो बधाई दी ना उस दिन, मैं तो यही कहा कि भाई मैं बधाई देता हूं कि आप मेरे गुड़गांव के लिए इतना पैसा आया, पर उसके बाद आपने कोई अकाउंटेबिलिटी ली। अगर यहां कमी है तो जवाबदेही की कमी है। एजेंसियां 3 हैं, अब यही नहीं पता कि किस खामिंद के पास जाया जाए, कौन किसका जिम्मेदार है। अब इन तीनों को बना तो लिया, अब आपने तीनों का जोनल जो है वो चंडीगढ़ में रखा हुआ कि चंडीगढ़ जो है उसको रिपोर्ट करो। अरे चंडीगढ़ के पास में अपने कम काम है क्या भाई। आपने इन तीनों को भेजा है, चलिए चंडीगढ़ से ही भेजा है सबको, तो इनका एक नोडल ऑफिसर यहां होना चाहिए और जो पब्लिक के साथ में डीलिंग करे, उसका काम ही यही हो कि इनकी रिपोर्ट पब्लिक की डीलिंग, और अपने मंत्रियों को जो खबर दे, अपने चीफ मिनिस्टर को खबर दे कि साहब यहाँ पे ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए कलेजा चाहिए, ईमानदारी चाहिए। अरे अगर हमें चुनाव लड़ना होगा इनके खिलाफ तो हम किसी और मुद्दे पर लड़ लेंगे। ये कौन सा तरीका है कि रास्ते भर हम इनको गालियां ही देते रहे कि साहब ये घटिया, इन्होंने कुछ दिया, कल को गए तुम लोग घटिया हो, तुमने पिछली बार सरकार में क्या किया।
मैं इस तरह की राजनीति न कभी की है। मैं विरोध की एक बार सिर्फ रहा हूं पक्ष की राजनीति में, पक्ष की सरकार दिल्ली में रही है, नहीं तो मैं 4 बार विरोधी सरकारों में मैंने काम कराया। 12,000 करोड़ रुपया मैंने JNURM के अंदर आगरा के लिए सैंक्शन कराया था, और लड़ने झगड़ने से थोड़ी होता है, बीजेपी से ही करवाया था। रेल मंत्री था नीतीश, उससे करवाया था। अटल जी के सामने मैं चुनाव लड़ा था, मैंने उनसे करवाया था। मनमोहन सिंह कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने 750 करोड़ रुपया गढ़गंगा से लेकर आगरा में कंड्यूट द्वारा, पाइप द्वारा वाटर वर्क्स में पानी डलवाया था। पानी की दिक्कत होती थी वहां, आज गंगा जल का पानी पी रहे हैं आगरा के लोग। तो इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है दोस्तों, जो सरकारें थी उनका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मैं अपनी बात कहने का, मैं उन तक पहुंचने का। अगर आपकी इसी बात को गुड़गांव के कॉन्टेक्स्ट में देखें, भाई आप भी चुनाव लड़े, आपको भी वोट आए, अब लोकतंत्र में या चुनावी गणित में कि जिसको 2 नंबर ज़्यादा आए वो दिल्ली जाएगा, बाकी यहाँ रहेंगे। तो कई बार मैं ये समझता हूँ कि एक लार्जर सेक्शन जो है उसने आपको भी वोट दिया, आप पे भी भरोसा जताया। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे आप वाजपेयी जी के पास भी गए, मनमोहन सिंह के पास भी गए, है ना, सबों के पास गए और पानी गंगा से आगरा पहुंचाया। यहाँ वाले जो MP हैं उनसे कभी कोशिश की कि जरा 1-2 बार बैठते हैं, है ना, और गुड़गांव के विकास पर एक बात करते हैं, जरा कुछ एक कॉन्क्रीट सब मिलजुल कर कुछ करते हैं। देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, मैं किसी की व्यक्ति की दूसरे के बारे में नहीं कहूंगा। वो मेरे मित्र पुराने थे और मैं आज भी उनको मानता हूं। चुनाव में एक शब्द अगर मेरे मुंह से उनके खिलाफ निकला, और उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मेरे खिलाफ एक शब्द बोला, उन्होंने भी नहीं बोला। पुराने साथी रहे हैं हमारे, हम साथ पार्लियामेंट में रहे हैं 2-2, 3-3 बार, ऐसा कुछ नहीं है। चुनावी राजनीति डिफरेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव ओवर तो कभी उनका जहां तक सवाल है, इंद्रजीत सिंह जी ने राज बब्बर जी को या बब्बर साहब ने राव साहब को फोन किया कि भाई आज शाम थोड़ा आधा घंटा समय निकालो, मैं एक कप चाय पीते हैं, ढलने के पहले ही मिल लिया करो, एक कप चाय पे ही काम हो जाएगा। और फिर गुड़गांव में ये वाटर लॉगिंग, ये लॉगिंग, वो लॉगिंग, इस पे कुछ बात करते हैं। शशिकांत जी, मैं तैयार हूं, आप ताली मत बजाइए, मैं वर्कर आदमी हूं, मुझे जब कहोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन जहां तक उनका सवाल है, क्षेत्र में भी वो उनका गर्मामयी एक उनका एक स्ट्रेचर है, स्टेटस है। मैं उस स्टेटस का तो हूं नहीं। तो मैं उनको विनम्रता से एक बार गया था, एक हॉस्पिटल का मसला था रेवाड़ी में, तो मैं लोगों के बीच में गया था। मैंने कहा भाई, मैंने मिलना चाहा था, मिलने के लिए उन्होंने कहा था ज़रूर मिलेंगे, मुझसे नहीं कहा, लेकिन मैं डायरेक्ट उनके बंदे से फ़ोन पर कहा था कि मैंने कहा इसको रिजॉल्व किया जा सकता है आसानी से। और फिर जब कुछ नहीं हुआ, फिर मुझे लोगों ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के, मैंने कहा जो कह रहा हूँ मैं कह देता हूँ। और मैंने तो हाथ जोड़ के कहा था कि भाई इसको अगर आप चाहें तो हम सब लोग मिलकर इसका रिजॉल्व कर सकते हैं। मेरे को कोई अभी आज भी नहीं है। मैंने आज हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को, मैंने उनके बंदे थे, अभी शायद वो बदल गए हैं, वो मुझे एक जगह मिले कहीं। मैंने कहा भाई मैं अगले हफ्ते चंडीगढ़ आ रहा हूँ, मैं वहाँ पे मेरी शूटिंग वूटिंग भी है कुछ, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे आप किसी एक शाम, मेरा सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन है मेरा गुड़गांव को लेकर। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञान देने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो चीज़ें ऐसी हैं जो अगर प्रैक्टिकली अगर उन चीज़ों को अगर आप हैंडल कर, मैंने यहाँ के कमिश्नर से बात की, मुझे पॉजिटिव आदमी लगे वो, मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि मैं सर इस पर काम कर रहा हूँ और मुझे इसलिए यहाँ लाया गया। उसके बाद में उनके खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन होता था, मैं जाना बंद कर दिया कि अगर आदमी कोई पॉजिटिव काम कर रहा है तो मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं फोटो छपवाने के लिए उसके खिलाफ सामने चला जाऊँ। मैंने एक दिन खट्टर साहब को फोन कर दिया, वो एकदम चक्कर में आ गए, ये क्या हुआ? अच्छा, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है। हाँ भाई, मनोहर लाल और जी। ये बहुत सारी ऐसी स्कीम है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं कि जिसमें स्टेट की भी जरूरत नहीं है।
हम सीधे काम कर सकते हैं यहाँ। एकदम। बोले आप मदद कीजिए, हरियाणा से बेहतर आपको कौन जानता है? भाई आप भी जानते हैं हरियाणा को और आपको भी लोग जानते हैं। भाई मेरा नाम तो नहीं होगा ना। तो क्या रिस्पांस रहा मनोहर लाल जी का? उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं मीटिंग, और उन्होंने मीटिंग की थी। जहां तक मुझे लगता है उन्होंने मीटिंग की, चीफ मिनिस्टर भी थे, तो मीटिंगें तो हो रही हैं। मुझे मीटिंगों से कोई वो नहीं है। मैं सरकार की ऊपर वाली नीयत से मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सरकार की नीचे वाली नीयत भी तो ठीक होनी चाहिए। सरकार एक कड़ी है भाई। मेरा काम बोलना है, जो भी आदमी जो ये प्रतिनिधि होंगे सरकार में, जो एक गुट जो बैठता है, एक लेयर जो बैठती है, उसका काम है कि इस लेयर और नीचे वाली लेयर के बीच में जो लोग हैं उनके ऊपर पारदर्शिता, उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उसको मॉनिटर करना। लेकिन यहाँ इसके बीच में कुछ और चीज़ें भी आ जाती हैं, इधर से आ जाती हैं, इधर से आ जाती हैं। वो आप भी समझदार हैं, उससे जेब बहुत मजबूत होती है, रिश्तेदार बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं है। ईश्वर करे सब अच्छे बने। सब गुड़गांव में बहुत पोटेंशियल है, बहुत क्षमता है, और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, दुनिया जानती है इस बात को। आजकल आप थोड़ा गुड़गांव में पॉलिटिकली भी एक्टिव हो रहे हैं। आजकल धरना प्रदर्शन में देख रहा था कि, है ना, आग वालों के यहाँ आग बुझाने चले गए या आग भड़काने चले गए फायर वालों के यहाँ, उनके प्रदर्शन में, या तो आग भड़काने वालों, मतलब शशि रंजन जी, मेरे ख्याल से आप किसी भी पार्टी के किसी भी जगह पर आप बैठे हैं जी, दिल आपकी भी है। आप थोड़ा कमाते हैं, लेकिन आपकी कोशिश ये होती है कि आप अपना भी इंश्योरेंस करा लें, अपने बच्चों का भी करा लें। क्या थोड़ा थोड़ा कराएं, कराने की कोशिश करते हैं। तनख्वाहें थोड़ी होती हैं। मेरी एक चीज समझ में नहीं आई, सरकार बॉम्बे में तो है, यहां क्यों नहीं है? फायर ब्रिगेड के जो काम करने वाले लोग हैं, जो फायरमैन हैं, क्या ये सिपाही नहीं है? क्या ये खाकी वर्दी नहीं पहनते हैं? अगर यहां पर आग लगी है, अगर सीमा पर गोले बरसाए जाते हैं, आग लगती है, तो सिपाही बुझाता है ना। ये भी तो वही है जो आपके घरों में, आपके बच्चों में आग में घुस के, जरा धुएं में घुस के तो दिखाओ जरा। उस धुएं के गुबार के अंदर, अब तो चलो मास्क वास्क आ गए, बहुत कुछ आ गया, कोई घुस के तो दिखाए जरा, तब आपको पता लगे कि उसका दर्द क्या होता है, कैसे आदमी बेहोश होता है, 3 दिन तक उठ नहीं पाता। तो ना, ये तमाम चीजों को कंसिडर करना चाहिए सरकारों को अपनी नौकरियां देते हुए। फायर ब्रिगेड के फायरमैन का इंश्योरेंस तक नहीं है। मैं ये नहीं कहता किस सरकार के, अरे पहले सरकारों से होना चाहिए था, क्यों नहीं है? अरे लेकिन अब जो सरकार है, नेक सरकार है, अच्छा काम कर रहे हो, तो भाई इंश्योरेंस करो इनकी। मैं तो यही कहूंगा। हमारे बहुत सारे बड़े प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं। बेशक मेरी बात का जवाब यहाँ पर ना दें आप, इसलिए ना दें कि लगेगा राज बब्बर कह रहा है, लेकिन आपके दिल जो है घर में जरूर इस तरह से हाथ रख के सोचिएगा कि कितनी गंभीर बात है। 2 सिपाही मर गए, 2 फायरमैन मर गए, और हम लोकल मंत्री होकर हम ये कहें कि हम, मेरे पास में उसको टाइम नहीं था और मैं निकल गया। आई एम सॉरी टू से दिस ब्रदर। जो दुनिया के लिए खिदमत है, करने के लिए आता है। अगर एक फायर ब्रिगेड 20 मिनट बाद में पहुंचे, पूरा मोहल्ला मारने के लिए निकला था उसे, नेता उसको सस्पेंड कराने का काम करता है। लेकिन हम, अगर कोई आदमी वक्त पे पहुंच के आपके बच्चों के लिए, हिफाजत करने के लिए, आपके माल के लिए, अगर वो आदमी अंदर घुस के अपनी जान दे देता है, तो यार ये तो एक सामूहिक बात हो गई ना। मैंने कोई विरोध करने नहीं गया था, मैं तो गुहार करने गया हूं सरकार से कि इनको सोचो। चलिए, वक्त की पाबंदी है, एक आखिरी सवाल मैं समझना बंद कर चाहता दो, हूं। बहुत हो गए। गुड़गांव वापस लौटेंगे 29 में, या जवाब ये होगा कि ये तो पार्टी को तय करना है? देखिए भाई साहब, मैं बहुत इस मामले में, मैं कहाँ गया हूँ, कब मैं चुनाव लड़ा हूँ, ये मैंने कभी तय नहीं किया। तय पार्टी करती है, कहती है लड़ जाओ तो लड़ जाता हूँ। इस बार का मेरा मन नहीं था, लेकिन मैं, क्योंकि मेरे हालात ही नहीं थे मेरे कि मैं चुनाव लड़ पाता, लेकिन मुझसे कहा गया।
ये 4-5 महीने का मेरा गैप पड़ा है, क्योंकि 5-6 महीने से मैं आया नहीं इस तरफ, कि मेरा एक ऑपरेशन हुआ है, तो मुझे टोटल बेड रेस्ट था। तो कोई मूवमेंट नहीं थी, बॉम्बे में भी कोई मूवमेंट नहीं थी, घर पर ही था मैं। अब मैं निकला हूँ तो मेरा पहली जो मैंने एंट्री ली है गुड़गांव में ही ली है, क्योंकि गुड़गांव में मैं लोगों के बीच में उनकी थोड़ा आ रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, मतलब अच्छा तो लगना चाहिए ना, चारों तरफ अच्छा लगना चाहिए। बाद बाकी पार्टी किसको क्या करेगी वो 29 में तय होगा, लेकिन कुछ लोगों ने या जितने लोगों ने आपको वोट दिया है तो वो तो आपको अपना नेता मानते हैं। सर और मुझे उस नेता, नाते वो आप connectivity यकीन तो मानिए, जरूरी है। मैं उनमें से एक हूँ, मुझे कोई अपना नेता नहीं मानता, मुझे अपना साथी मानते हैं, दोस्त मानते हैं। ये तो सर आप सिनेमा वाला डायलॉग सर है। बिल्कुल नहीं कह रहा। हाँ? आप ही बताइए, जब मैं एंट्री मारी तो आपने मेरे बारे में क्या कहा? कि हम आपकी सिनेमा, आपका फिल्में देख के बड़े हुए हैं, बोला आपने सर? वो तो एकदम दोस्त वो हुआ तो ना है। आपका कि एक नहीं हुआ? मैंने मिलाओ हाथ। एक मैंने शुरू में एक सवाल किया था मैंने पूछा था कि जाना है कनॉट प्लेस, तो आपने कहा कि पहले इधर चलते हैं अजमेरी गेट, फिर इधर उधर घूमते घामते। एक्टिंग सर ज्यादा कहाँ करनी पड़ती है, मतलब कहाँ वाली ज्यादा टफ है? मैंने आपको बताया था। सिनेमा। आप पहले तो ये बताइए कि पॉलिटिक्स में एक्टिंग करनी पड़ती है या नहीं? देखिए, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, बाकी जनरल। एक चीज मैं बताऊं, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, एक्टिंग करनी नहीं पड़ती। बच्चे को जब दूध पीना होता है, अच्छा। बोल नहीं पाता, फंस जाता है, कभी माँ इधर भाग रही कभी इधर भाग रही, तो रोता है कि नहीं रोता है? अब वो एक्टिंग थोड़ी करता है, तो वो स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। तो कभी कभी कहीं बहुत ज़्यादा पिटाई होने शुरू कर दे, कोई आ जाए लोग मारने पीटने के लिए, तो आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी, नेता भी बेहोश होकर पड़ता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय धन्यवाद, देने के लिए। धन्यवाद आपका, ओवर बहुत टू बहुत यू शुक्रिया। रितेश Thank you, एंड sir. खुशबू। राज बब्बर जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनता टीवी सलाहकार संपादक शशि रंजन जी, और साथ में अजय अग्रवाल जी, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर जनता टीवी, मनोज दहिया जी, जोनल हेड मार्केटिंग जनता टीवी, और आकाश खुराना सहयोगी, प्लीज मंच पर आएं और हमारे खास मेहमान राज बब्बर जी को मेमेंटो देकर सम्मानित करें। इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस प्रोग्राम को और बेहद स्पेशल बनाने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया राज बब्बर साहब, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। गुरुग्राम संवाद मेगा कॉन्क्लेव 2026 आप देख रहे हैं। तिलक राज जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मंच पर आएं और राज बब्बर साहब के हाथों से ये मेमेंटो हासिल करें। इस खास मौके पर गुरुग्राम संवाद मेगा कॉन्क्लेव में श्री राज बब्बर जी अपने हाथों से मेमेंटो प्रतीक चिन्ह तिलक राज जी को देंगे।